फ्रेंड्स, तो आप सभी तैयार हैं ना मैराथन के लिए। तो लगभग 1 घंटे की क्लास होगी आज हमारी, जिसमें हम जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज की जो क्लास है उसमें से 5 से क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर फंसने वाले हैं। तो आज आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ भी है जो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा मैं। तो आप आज मैं इस प्रकार क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि आपको टाइम दिया जाएगा कुछ 10 सेकंड का। तो आप अपने आंसर नोट करते जाइए और फिर मैं उस सभी आंसर्स का आपको सॉल्यूशन बताऊँगा और आप मैच करिए। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करिए कि आपके कितने कितने मार्क्स जुड़े, मैंने कितने क्वेश्चन कराए और आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 105 क्वेश्चन तक आपने डिस्कस कर लिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 106 जो ऊष्मागतिकी की चैप्टर से संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु की शीतलता की दर निर्भर करती है। तो शीतलता की दर न्यूटन के शीतलन के नियम से ज्ञात होगी। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार -dq/dt इक्वल्स टू k a×T1 - T2। तो वस्तु द्वारा उसके चारों यानी T1 माइनस, पहला ऑप्शन हमारी वस्तु तथा उसके चारों तरफ के वातावरण के तापक्रमों के अंतर पर। तो बिल्कुल डिपेंड करता है T1 - T2 यानी ताप, वातावरण का ताप माइनस वस्तु का ताप अंतर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा उसकी सतह की प्रकृति पर। तो जो K ऊष्मा चालकता गुणांक उसकी सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो शीतलता की दर भी सतह की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। उसका अगला ऑप्शन है उसकी सतह के क्षेत्रफल पर। बिल्कुल उसकी क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। और डी ऑप्शन इन सभी पर। तो हमारा डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अपने में आंसर्स मैच करते जाइए, कौन सा आपने आंसर आपने चुना और लिखते जाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती की लो से उसके बगल की अपेक्षा समान दूरी की ऊंचाई पर अधिक ऊष्मा होती है। आप आंसर नोट करिए अपना, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आपको नोट करिए आप अपना आंसर और फिर मैच करिएगा। तो आपने आंसर नोट कर लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं कि मोमबत्ती की लो से उसके बगल की अपेक्षा समान दूरी की ऊंचाई पर अधिक ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहवन के कारण होती है। तो ऊष्मा संचरण की हमारी 3 प्रकार की विधियां होती है, चालन, सहवन और विकिरण। चालन में क्या होता है कि माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, यानी कि माध्यम के कण कंपन द्वारा एक कण से दूसरे कण तक ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आपने एक लोहे की छड़ ले ली, उसका एक सिरा आपने आग में डाल दिया तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो माध्यम के कण हैं ताप बढ़ने के साथ साथ कंपन करने लग जाएंगे। तो कंपन जैसे जैसे करेंगे तो अगले वाले कण को ऊर्जा स्थानांतरित करते जाएंगे और कुछ समय बाद उसका सिरा गर्म हो जाएगा। उसी प्रकार सेवन में क्या होता है कि माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं, यानी माध्यम खुद गति करता है, उसके बाद वस्तु का ताप में परिवर्तन होता है। जैसे आप कोई मग ले लीजिए, कुछ कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डालकर आप उसको गैस चूल्हे पर रखिए। तो जैसे जैसे वो पानी गर्म होगा तो नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर की सतह पर आ जाएगा, फिर नीचे वाला और पानी जो बचा है वो गर्म होगा ऊपर की सतह पर आ जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे पानी के जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वो वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। इस प्रकार माध्यम के कण गति करें। और विकिरण में क्या होता है, विकिरण में विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा माध्यम को प्रभावित किए बिना, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर वस्तु की ऊष्मा प्रभावित होती है। यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर विकिरण में ऊष्मा प्रभावित होती है, माध्यम को बिना प्रभावित किए। सूर्य द्वारा हमें ऊर्जा विकिरण पद्धति द्वारा प्राप्त होती है। तो इस आंसर का 107 क्वेश्चन का आंसर हमारा A7 हो जाएगा। और हमने तीनों विधियां जो ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियां उनका भी डिस्कस कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुलने पर कमरे का ताप। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो अब आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। तो इसका आंसर होता है ए ऑप्शन, बढ़ता है। जैसे जैसे बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उसकी कमरे का ताप बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आकाशीय पिंडों का ताप निम्न में से किसके नियम से मापा जाता है। तो अपना आंसर नोट कीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, आंसर नोट करिएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, वीन के विस्थापन का नियम। वीन का विस्थापन का नियम क्या है कि किसी वस्तु की तरंगदैर्ध्य होती है ना, वो उस वस्तु के ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि λm ∝ T। तो
आकाशीय पिंडों से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण आती है उनकी तरंगदैर्ध्य की प्रकृति ज्ञात कर ली जाती है और उसके सापेक्ष उसका टेम्परेचर निर्धारित कर लिया जाता है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य समानुपाती 1/T होता है और अगर उसकी तरंगदैर्ध्य निर्धारित हो गई तो उसका ताप भी निर्धारित हो जाएगा। और किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य निर्धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से उसकी तरंगदैर्ध्य निर्धारित कर ली जाती है, जिससे उसका ताप भी पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका मान सेल्सियस पैमाने पर है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपना आंसर नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। व्यक्ति का ताप अपन को फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो उसका सेल्सियस में ताप मापते हैं अपन। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए हमें सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसमें जो संबंध है उसको देखना होगा। तो उसका संबंध होता है F-32/180। वैसे नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आप डायरेक्ट में बोल रहा हूँ। जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना उसमें संबंध होता है F-32/180, यानी 180 = C-0/100। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका आंसर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी आंसर। बी आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो डालूँ उसमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो या तो आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसमें आपको वैल्यू रखनी है बस और आंसर निकालना है, जो गुणा भाग करना है, जो आपको सभी को आता है, मैथ के स्टूडेंट है सभी, तो आ जाएगा। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है। वो का वो क्वेश्चन है, इसमें सेंटीग्रेड दे दिया और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। उससे पहले वाले में अपन को फ़ारेनहाइट दे दिया था और सेल्सियस में पूछ रहा था। तो इसका अपन डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आप अपना सॉल्यूशन कर लीजिए, पहले 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से आभास होता है? प्रकाश की रंग, तो रंग से क्या अपन निर्धारित करते हैं? रंग से किसी पदार्थ की तरंगदैर्ध्य का निर्धारण करते हैं। और अपने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, किसी यानी कि गैलेक्सी, उसमें एक पिंड है, उनके ताप का निर्धारण कैसे करते हैं? ताप के निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य द्वारा करते हैं, और इस नियम को क्या बोलते हैं? वीन का विस्थापन नियम। तो रंग से उसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं अपन, क्योंकि जो फिक्स रंग होती है उनकी तरंगदैर्ध्य की परास फिक्स होती है। तो रंग से अपन तरंगदैर्ध्य कर लेंगे और तरंगदैर्ध्य से उसका क्या डिसाइड कर लेंगे? ताप। तो आपने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। आपने कौन सा आंसर चुना है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? 112 का सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि? आप अपना आंसर नोट करिए। तो आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? बादलों के कारण पृथ्वी की उष्मा का विकिरण नहीं होता, यानी कि अगर हमारे सर के ऊपर बादल छा जाएं तो सूर्य से आने वाली उष्मा हमारी पृथ्वी तक आ तो जाएगी, लेकिन वापस विकिरित नहीं हो पाएगी। इसी कारण हमारे उमस भरा मौसम, यानी कि उमस भरा मौसम हो जाएगा, जिसको हम सूलन भी बोलते हैं। SUNN इंग्लिश में सूलन बोलते हैं जिसको अपन। तो उमस भरा मौसम हो जाएगा, उसमें विकिरण नहीं हो पाती, इसके कारण बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पानी सदैव उबलता है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। अपना आंसर नोट करिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। सभी बच्चों ने, मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों ने अपना आंसर ये नोट किया होगा कि पानी सदैव उबलता है। सभी बच्चों ने, भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि सभी बच्चों ने ये आंसर नोट किया होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत है इसका ये आंसर। तो आप बोल रहे होंगे तो सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर, सही आंसर है सी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सी कैसे करेक्ट है। अगर पानी सदैव
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता। आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य बात है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, आपको चीज़ फिजिक्स में ये क्वेश्चन आपको सही नहीं माना जाएगा आपके लिए। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये बिल्कुल वैसे तो सही है, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से थोड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। इसका आंसर होगा, इसका संतृप्त वाष्प दाब सतह के बाह्य दाब से अधिक हो। यानी कि पानी तभी उबलता है जब उसकी जो पानी के उबलने पर जो वाष्प बनती है ना, उसका दाब वायुमंडलीय दाब से जब अधिक हो जाए तब भी पानी उबलता है। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं। अगर हम माने कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ऊंचाई के साथ जाने पर उसका क्वथनांक घट जाता है और दाब भी घट जाता है, इसके कारण उसका क्वथनांक घट जाता है। और ऊंचाई पर जाने पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता, तो हमारा ये क्वेश्चन कभी उत्पन्न नहीं होता कि ऊंचाई पर जाने पर खाना देरी से क्यों पकता है। ऊंचाई पर जाने पर खाना देरी से क्यों पकता है, आपने ये क्वेश्चन सामान्यतः देखा होगा कि ऊंचाई पर जाने पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि अगर क्वथनांक पानी का सेम रहता तो सेम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खाना पकना चाहिए था। लेकिन देरी से क्यों पकता है ऊंचाई पर जाने पर, क्योंकि उसका दाब घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब घट जाता है, क्वथनांक घट जाता है, जिससे उसे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी कारण क्वथनांक अधिक होते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप चाहिए अपन को खाना को पकाने के लिए। हाँ, समझ गए ना आप। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिली तो आप इसका आंसर कौन सा करेक्ट करेंगे, या से सी। मुझे पता है कि सभी बच्चों ने इसका आंसर ए किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन है। पारे के तापमापी से अधिकतम ताप मापा जा सकता है। तो जो पारे की तापमापी होती है उसकी परास होती है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अधिकतम ताप पूछ रहा है, तो अधिकतम ताप क्या हो जाएगा, आप अपना आंसर चुन लिए। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी आप चुन लीजिए। तो आपने चुन लिया होगा अपना आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 360 डिग्री। इसकी परास क्या होती है, परास फिर से बोल रहा हूँ मैं, -39 डिग्री से 360 डिग्री। अगर न्यूनतम पूछे तो क्या हो जाएगा -39 डिग्री, अधिकतम पूछे तो 360 डिग्री। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतम पूछा तो क्या क्या हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ध्वनि का वेग होता है वायु में, यानी वायु नॉर्मल तो निर्वात बोल सकते हैं अपन। ध्वनि का वेग वायु में, अपना आंसर नोट करिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने आंसर नोट कर लिया होगा अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, 332 मीटर पर सेकंड। ये सभी जानते हैं, वैसे मैं मानता हूँ कि इसका आंसर सभी बच्चों ने करेक्ट किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, पहले तो आप अपना आंसर सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने अब अपना आंसर चुन लिया होगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें ठोस पदार्थों में और द्रव होते हैं उनकी सतह पर ही संचरित हो सकती हैं। किस में संचरित होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ठोस पदार्थ और द्रवों की सतह पर। तो इसका आंसर देख लीजिए, गैस और धातु में। तो गैस में तो बिल्कुल संचरित नहीं हो सकती अनुप्रस्थ तरंगें, बी ऑप्शन है गैस में, परंतु ये बी भी नहीं हो सकता, गैस में तो संचरित नहीं होगी अनुप्रस्थ। धातु में परंतु गैस में नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर। तो अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा किन किन बच्चों का सही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग। तो इसका वैसे तो v प्रोपोर्शनल रूट टी से आप निकाल सकते हैं कि v1/v2 इक्वल्स टू t1/t2 का होल रूट। इससे निकाल सकते हैं कि v1 की वैल्यू अपन को 332 मान लेंगे वायु में, और v2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। t2 की वैल्यू अपन मान लेंगे 273, और t1 की वैल्यू मान लेंगे अपन 273, क्योंकि अपन को अगर न्यूमेरिकल में दे तो mks में देता है, तो mks में ताप किस में आते हैं, केल्विन में। आप सेंटीग्रेड में मत रख दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि सेंटीग्रेड में अगर न्यूमेरिकल दिया हो तो सेंटीग्रेड में कभी भी तापमान मत रखना। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए केल्विन में रखना है अपन को ताप। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या रखेंगे 273, और 273 और T2 की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दी, तो 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा 303। क्या हो जाएगा 303। तो T2 की वैल्यू 303, तो इससे निकाल सकते हैं। और अगर अब आपको डायरेक्ट निकालना है तो एक तरीका इसके लिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर किसी भी यानी कि वायु में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ताप कितना बढ़ा रहा है हमारे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.61 मीटर सेकंड बढ़ता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बढ़ेगा
30 इंटू 0.61 कितना बढ़ेगा 30 इंटू 0.61, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18.3। 18.3 तो 332 में अपन 18.3 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 350.3। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 350.3। तो लगभग कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी आंसर, बिल्कुल बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आपने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर की भिनभिनाहट होती है। तो जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है सभी जानते हैं कि तीखी होती है, यानी कि तीखी बोले तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। क्या होती है आवृत्ति ज़्यादा होती, तीखी नहीं होती, सॉरी पतली होती है, उसकी पतली आवाज़ होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है ज़्यादा होती है। और जिस आवाज़ की चीज़ दौनी की आवृत्ति ज़्यादा होगी वो दौनी कैसी होगी पतली दौनी। जैसे अपन बोलते हैं कि वो मेन होती है उसकी आवृत्ति दौनी की आवृत्ति पतली होती, यानी कि दौनी की आवृत्ति क्या होती अधिक होती है, इसके कारण वो मेन की मेल होता है, यानी वो मेन की तो क्या होती है आवृत्ति अधिक होती है, उसके कारण ध्वनि क्या होती है पतली होती है। तो मेल होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है आवृत्ति कम होती है, उसी कारण उसकी ध्वनि क्या होती है मोटी होती है। तो 119 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 119 का आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मच्छर की भिनभिनाहट की ध्वनि क्या होती है पतली ध्वनि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जब एक खाली बर्तन को पानी द्वारा भरा जाता है तो उसकी आवृत्ति, आप अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, 10 सेकंड दिया जाता है आपको। तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं अपन कि एक खाली बर्तन है, अगर उनमें पानी भर दिया जाता है तो जैसे जैसे पानी भरेंगे तो बर्तन में पहले तो एयर थी, वायु थी, जैसे जैसे पानी भरेंगे तो एयर कॉलम क्या हो जाएगा, एयर कॉलम यानी कि जो एयर की कॉलम बनी हुई थी बर्तन में वो धीरे धीरे घटती जाएगी। जैसे जैसे घटेगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होगा आवर्तकाल बताइए आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। तो आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है, आवर्ती प्रोपोर्शनल 1/t क्या होता है आवर्ती प्रोपोर्शनल 1/t। तो जैसे जैसे आवर्तकाल घटेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी आवर्ती क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन, यानी बढ़ती है। जैसे जैसे एक खाली बर्तन को पानी द्वारा भरा जाएगा तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। डेसिबल होता है, अपना आंसर सुनिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। 121 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 121 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। कि पूछ रहा है कि डेसिबल होता है, तो डेसिबल क्या होता है ध्वनि स्तर की माप होती है। सी ऑप्शन डायरेक्ट याद करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। तो जब ये ऑप्शन दे रहेगा हमारा, जब स्रोत और श्रोता समान दिशा में गतिमान हो तो इससे आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि आपके आगे 10 मीटर दूरी पर एक लड़का चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, उसके पीछे पीछे आप खुद भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं और वो लड़का कोई संगीत गुनगुना रहा है। तो जैसे 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आप चल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो लड़का आगे जाता जाएगा पीछे पीछे आप 10 मीटर, तो आपको उस लड़के की ध्वनि में कोई चेंज सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। यानी सापेक्ष गति हो रही उस लड़की की और आपकी सापेक्ष गति हो रही तो डॉपलर प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, यानी जो ध्वनि वो गुनगुना रहा गाना उसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से लग जाए और आप 10 ही लग जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, तो जो आवृत्ति है यानी ध्वनि की वेग है वो आपको धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम सुनाई देने लग जाएगा। क्योंकि लड़का वो आपसे डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी उस लड़के की। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उस ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाएगी घटती जाएगी, तो आपको आवाज़ बहुत कम सुनाई देने लग जाएगी। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस है बहुत दूर चला जाएगा तो उसकी जो संगीत गुनगुना रहा था उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा देखते हैं। जब श्रोता सॉरी अपने बी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया पहले कि जब स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति हो तो इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, जब स्रोत व श्रोता समान दिशा में गतिमान हो। स्रोत व श्रोता देखते हैं एक मिनट। स्रोत व श्रोता समान दिशा में गतिमान हो, समान दिशा में गतिमान, अपन को वेलोसिटी नहीं दे रही कि समान दिशा में गतिमान है दोनों, लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रही कि कौन सा किस वेग से गति कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 122 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 122 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि की गति होती है, यानी कि ध्वनि का ऐसा बोल रहा है, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से सेट नहीं है। ऐसे बोल रहा है कि जो सुपरसोनिक यान है
उनका वेलोसिटी वेग है जो ध्वनि के वेग से क्या होता है, यानी कि कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो आप अपना आंसर सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है सीधा सीधा तो आप इसको 2 सेकंड में सुन लेंगे, लेकिन अगर नहीं आता तो आप सोचने लग जाएंगे 1 घंटे में भी नहीं होगा, अगर नहीं आता तो 1 घंटे भी नहीं होगा, और आता है तो आप 1 सेकंड में भी सुन लेंगे इसको। तो जो सुपरसोनिक यान होते हैं उसकी ध्वनि, उसकी वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भूकंप के समय जो तरंगे होती हैं, यानी जब भूकंप आता है तो उसमें किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो अपना आंसर चुन लीजिए। वही है, अगर आपको आंसर आता है तो आप 1 सेकंड में चुन लेंगे, नहीं आता तो 1 घंटे लग जाएगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपसर्य तरंगे। इनको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक तरंगे बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दे दिया आपको तो इंग्लिश में घबराएगा मत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। तो 124 का आंसर हो जाएगा ए। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रकाश। तो प्रकाश टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में, बहुत बच्चे होते हैं जिनके प्रकाश वाले चैप्टर में, दर्पण वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपके लिए सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ने से अगर दिक्कत हो रही है तो आप उनको छोड़ दीजिए, बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप इस चैप्टर के कुछ फिक्स क्वेश्चन है, यानी 25 से 30 के लगभग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप बार बार रट लीजिए उन क्वेश्चंस को, तभी आपको कुछ इस क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आपके सही हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप चुन लीजिए। अगर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता है, मुझे पता है सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, तो सभी बच्चों ने चुना होगा ए ऑप्शन अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसी क्वेश्चन से अपन दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि समतल दर्पण की पावर होती है वो कितनी होती है। तो सभी जानते हैं पी क्या होता है, पी इक्वल टू होता है 1/f। अगर फोकस दूरी इनफाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन संबंधित दूसरे क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर यहाँ पे पावर दे दी जाए तो पावर क्या हो जाएगी, 0। पावर क्या हो जाएगी, 0। अगर पावर दे दे अपन को, पी दे दे, पावर पूछ ले अपन को, पावर पूछ ले, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। लेंस व प्रिज्म आदि प्रकाशीय उपकरणों में प्रयुक्त कांच है। मुझे पता है कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दीजिए वो कमेंट कर दीजिएगा अपनी सच्चाई से, बिल्कुल सच्चाई से। कोई भी नहीं दे पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपने दे दिया तो मैं बता दूँ, इस लेंस व प्रिज्म जो उपकरण होते हैं वो क्राउन कांच के बने होते हैं। कौन से कांच के बने होते हैं, क्राउन कांच। कौन से के, क्राउन कांच। कौन सा कांच के, क्राउन कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। एक दर्पण में अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति, तो आवर्धित प्रतिबिंब केवल एक दर्पण बनाता है हमारे। कैसा प्रतिबिंब, बड़ा यानी बड़ा, जिसको हम आवर्धित प्रतिबिंब बोलते हैं। कौन सा दर्पण बनाता है, हमेशा एक ही दर्पण बनाता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। बड़ा प्रतिबिंब हमेशा एक ही, अगर दर्पण में बात करें तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण बनाता है। और उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण ही हमेशा बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण छोटा व बड़ा दोनों बनाता है, लेकिन अगर बड़े की बात करें तो बड़ा केवल अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। ये प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण द्वारा अभिलंबित आपतित होती है, यानी कि लंबवत किसी दर्पण पर पड़ रही है, तो परावर्तित किरण का कौन होगा। तो अपन को आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नोट करिए अपना आंसर। तो अपना आंसर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है ये। तो हम उनको बोल रहे हैं कि ये समतल दर्पण है, उस पर एक अभिलंब तो किरण आपतित हो रही है। तो अभिलंब तो आपतित हो रही है, तो यही अभिलंब है और यही आने वाली किरण है। तो आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परावर्तन का सीधा सा नियम है कि आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तित कोण। क्या होता है, आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तित कोण। कि अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे, क्या बोल रहा है,
बड़ा। तो हमने पहले ही बता दिया कि बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, हमेशा अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा बनाता है, अवतल दर्पण। अगर बड़े की बात करी, दर्पण की बात करी, तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा एक ही दर्पण बनाता है, हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर, सी आंसर। अगर आपको क्वेश्चन पे दर्पण दिख जाए और बड़ा प्रतिबिंब दिख जाए तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन चुनिएगा आप, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आप साथ साथ आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए, और लास्ट में आप अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनको लिख दीजिएगा। भाई 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से हमारे 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं, यानी कि 10/25 लिख दीजिएगा अपनी, कि कौन सा बच्चा, पता तो चलेगी कौन सा बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है अपने और कितने उसके सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 130 क्वेश्चन हमारा, एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता है। यानी कि ऐसे बोल रहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ऐसे बोल रहा है इस क्वेश्चन का। मैं डायरेक्ट बता दूं कि आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, तो बिल्कुल आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। आभासी व सीधा बिल्कुल बनाता है, आभासी सीधा, ए करेक्ट है हमारा। तो बी ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, बिल्कुल वास्तविक व सीधा बनाता है, वास्तविक व सीधा बनाता है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अवतल दर्पण छोटा व बड़ा प्रतिबिंब दोनों बनाता है, लेकिन वास्तविक व सीधा कभी भी नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता, वास्तविक व सीधा। वास्तविक को उल्टा बना सकता है, लेकिन वास्तविक व सीधा कभी भी नहीं बनाएगा। अवतल दर्पण क्या, कोई सा भी प्रतिबिंब, कोई सा भी दर्पण वास्तविक व सीधा नहीं बनाता। इनकी जोड़ी होती है आभासी व सीधा, वो वास्तविक उल्टा। क्या होती है, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा। तो वास्तविक व सीधा कोई सा भी दर्पण भी नहीं बनाता प्रतिबिंब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूटन की रिंग किस प्रक्रिया की व्याख्या करती है। तो आप अपना आंसर चुनिए पहले। अगर आपको क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले अगर याद, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद है इसको, तो आप अपना डायरेक्ट आंसर चुनेंगे, ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिकरण, कि जो न्यूटन की रिंग है वो क्या बताती है, किस प्रक्रिया की व्याख्या करती है। जो न्यूटन की रिंग हमारी व्यक्तिकरण की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हवा में प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा होता है। तो आप अपना आंसर चुनिए पहले। आपने चुन लिया होगा अपना आंसर, तो मैं आपको बताता हूँ कि हवा में प्रकाश वेग, जैसे किसी माध्यम में प्रकाश वेग होता है, उसकी अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग v है, तो किसी माध्यम में ले जाएंगे, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, v/में म्यू क्या, उसका अपवर्तनांक, यानी उसका अपवर्तनांक है, उसका भाग लग जाएगा माध्यम में। तो जो हवा होती है उसका अपवर्तनांक सभी जानते हैं 0.003 होता है, 0.03 होता है। तो जैसे जैसे निर्वात से हवा में जाएंगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, 0.03% कम हो जाएगा, यानी बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी आंसर करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और बार बार यही क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में आने वाले फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन फिक्स होते हैं सभी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मान लीजिए आप इसको। क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आप अपना आंसर दीजिए कि उंगलियों के निशान पहचानने के लिए, यानी फिंगरप्रिंट्स होता है, फिंगरप्रिंट्स उनको पहचानने के लिए कौन सी चीज़ का यूज करते हैं। ए ऑप्शन दे रहेगा सौर प्रकाश में, अवरक्त प्रकाश में, पराबैंगनी प्रकाश में, मरकरी लाइट में। तो आप अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा तो वो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखे भेज दीजिएगा। क्या लिखिएगा, हाँ, कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। 133 लिख के हाँ लिख दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो मैं मान रहा हूँ कि वो क्वेश्चन वो बच्चा सही में बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा मैं मान लूँगा कि वो बच्चा सही में पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल, और उसको वो इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने दे दिया तो मैं मान लूँगा कि वो बच्चा अगली बार एयरफोर्स एग्ज़ाम करेक्ट कर लेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो एयरफोर्स एग्ज़ाम बिल्कुल अगली बार करेक्ट कर लेगा। तो मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 133 का। कि जो
फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश का यूज़ करते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में अंतर होता है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये, तो सीधा सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रकाश में अंतर याद करें तो प्रकाश के अंतर में आवर्ती और तरंगदैर्ध्य का अंतर होता है। क्योंकि प्रकाश वेग, आयाम, तीव्रता ये सभी सेम होती हैं सभी रंग के प्रकाश की, लेकिन आवर्ती और तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सफेद प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। यानी कोई सफेद प्रकाश है, उसमें अपन बुलबुले को देख रहे हैं तो वो बुलबुला रंगीन दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है, आप अपना आंसर चुन लीजिएगा। 10 सेकंड टाइम दिया जाता है आपको। वैसे तो 10 सेकंड लगनी नहीं चाहिए आपको। अगर आपको आंसर आता है तो 1 या 2 सेकंड में अपना आंसर दे देंगे आप। तो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है, व्यतिकरण। क्या कारण है इसका, व्यतिकरण। कि अगर सफेद प्रकाश में किसी बुलबुले को देखेंगे तो वो रंगीन किस कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक लेंस की शक्ति दे रखी है अपन को 2.5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है अपन को। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। सभी बच्चे सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्या करेंगे इसमें, बच्चे गलती क्या करेंगे कि आंसर अपन को सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो पी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा अपन को, पी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, पी इक्वल टू लेना पड़ेगा 100/f। बच्चे क्या करेंगे, 1/f ले लेंगे। क्या करेंगे, 1/f। 1/f तो कब लेना है अपन को, जब आंसर मीटर में दे रखा हो। कब लेना है 1/f, जब आंसर मीटर में दे रखा हो। अगर आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, अपन को क्या कर रखा है, आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा अपन को, 100/f। तो 100/f, 100/f, सॉरी अपन को पी दे रखा है, तो f क्या हो जाएगा, 100/p। पी की वैल्यू क्या दे रखा है, 2.5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40। क्या हो जाएगा, 40। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, एक वस्तु दे रखी है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी। तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को फोकस दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है अपन को, एफ दे रखा है अपन को यू दे रखा है, ये दे रखा है, एफ दे रखा है, यू दे रखा है, और अपन को वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दर्पण का क्वेश्चन दे दे, और अगर उत्तल दर्पण दिया हुआ हो, तो यू की वैल्यू तो सभी दर्पण के लिए अपन को क्या लेनी है, यू की वैल्यू तो सभी दर्पण के लिए नेगेटिव लेनी है। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय यू की वैल्यू क्या लेनी है, हमेशा नेगेटिव लेनी है। और पी और एफ है, पी और एफ की वैल्यू अवतल दर्पण के लिए तो लेनी है नेगेटिव। कौन से के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अगर आपको अवतल दर्पण दिया जाए, अवतल दर्पण के लिए पी ओ एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, पी ओ एफ कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ हो, कैसा दिया हो, उत्तल दर्पण दिया होगा, उसके लिए पी ओ एफ की वैल्यू क्या होगी, पी ओ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये कौन सा दर्पण दे रखा है अपन को, कौन सा दर्पण दे रखा है अपन को, कौन सा दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है। तो उत्तल दर्पण के लिए हम क्या लेंगे, पी ओ एफ की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। तो पी एफ की वैल्यू दे रखी है अपन को, एफ की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी एफ इक्वल टू ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू ऑलवेज सभी के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो यू क्या हो जाएगा, -10। क्या हो जाएगा, -10। और दर्पण समीकरण से इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या हो जाएगा, 1/u। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1/f की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/20 पॉजिटिव इक्वल टू 1/v माइनस दे रखा है u टू 1/10। 1/10 इसको मिटा दो, आपको समझ आ गया वो। तो हमारा आ गया था कि 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो 20 लेसे ले लिया, इसका 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2। तो मिटा देता हूँ मैं इसको। तो 1/f इक्वल टू आया था हमारे, 1/v इक्वल टू आया था 3/20। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3। तो 20 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6.66।
6.66 और वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको अलग स्लाइड चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरे तालाब के तल की गहराई अपन को दे रखी है 1.5 मीटर प्रतीत होती है, यानी आभासी गहराई दे रखी है अपन को 1.5 मीटर। यदि पानी का अपवर्तनांक दे रखा 4.3 हो तो तालाब की तल की वास्तविक गहराई यानी कि रियल गहराई पूछ रहा है, रियल डेंस पूछ रहा है अपन को। तो इसका फॉर्मूला होता है अपन के पास कि D/DS इक्वस टू μ2/μ1। डी तो क्या है यहाँ पे गहराई है, म्यू क्या है यहाँ पे अपवर्तनांक है, डी तो क्या है वास्तविक गहराई, डी डेस क्या है यहाँ पे, डी डेस क्या है यहाँ पे आभासी गहराई। तो डी की वैल्यू अपन को याद करनी है और डी डेस की वैल्यू दे रखी है अपन को, डी की वैल्यू याद करनी है और डी डेस की वैल्यू, तो डी इक्वस टू डी डेस की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 क्या दे रखी है, और μ2 की वैल्यू क्या दे रखी है, बाहर से देख रहे हैं तो μ1 तो पानी होगा, सॉरी μ1 तो क्या होगा, निर्वात हो यानी वायु होगा, और μ2 क्या होगा 4/3, और μ1 की वैल्यू हम जानते हैं कि वायु या निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग 1 मान लेते हैं, वैसे तो 0.03 होता है वायु का, लेकिन 1 मान लेते हैं तो 1 हो जाएगा। तो अपन को डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 इंटू 1.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 3/2 लिख सकते हैं, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीटर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, कौन सा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर, बी आंसर करेक्ट, 139 का कौन सा, बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला चैप्टर आ गया है, प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चुंबक, तो चुंबक से संबंधित क्वेश्चन है 140 यानी 140वां क्वेश्चन है हमारा। स्थायी चुंबक साधारणतः बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक हमेशा कौन से, आप अपना आंसर सुनिए पहले, आंसर सुनिए पहले, आप अपना आंसर सुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एल निको में आपको पूछ सकता है कि एल निको मिश्र धातु उसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो एल निको से सबसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे एल निको में पहले क्या आता है, एल बोले तो एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम। एन आई बोले तो निकल, क्या, निकल। और CO बोले तो CO किसका प्रतीक होता है, कोबाल्ट का। तो एल निको में क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट जो स्थायी चुंबक होती है वो एल निको मिश्र धातु से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन प्रवृत्ति का मान चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है तो पदार्थ कौन सा है, यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय और लोह चुंबक के लिए दोनों के लिए निर्भर करती है, सॉरी प्रति चुंबकीय और लोह चुंबक के लिए दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन लोह चुंबक के लिए बहुत ज़्यादा करती है और प्रति चुंबकीय के लिए बहुत कम करती है, प्रति चुंबकीय के लिए बहुत कम करती है। तो हमारा सी आंसर, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा 141 का सी, कि अगर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है तो कौन सा पदार्थ होगा, लोह चुंबकीय। आपको एग्जाम में दिया हुआ तो लोह चुंबकीय चुनेगा, लोह चुंबकीय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि निम्न में से किस पदार्थ की निग्राहिता सबसे अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन शेतीलीय वक्र को समझते हैं। हमारा शेतीलीय वक्र कुछ इस प्रकार सा होता है, इस प्रकार से होता है कि जो ये तो क्या होती है, धारणशीलता होती है हमारी, और ये होती है हमारी निग्राहिता, क्या होती है, निग्राहिता होती है हमारी। तो किस पदार्थ की निग्राहिता सबसे अधिक होती है, तो शेतीलीय वक्र देखते हैं कि शेतीलीय वक्र नरम लोहे और स्टील भी बनता है साधारणतः। तो इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि आप नरम लोहा होता है, नरम चीज़ हमेशा क्या होती है, पतली होती है, तो नरम लोहे के लिए शेतीलीय वक्र हमेशा क्या होगा, पतला। तो पतला शेतीलीय वक्र होगा, तो इस प्रकार सा होगा कुछ पतला, है ना। तो क्या होगी, धारण निग्राहिता क्या होगी उसकी, कम होगी। तो नरम लोहे की निग्राहिता कम होगी। जो स्टील होता है उसका शेतीलीय वक्र क्या होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है थोड़ा, तो उसकी निग्राहिता क्या हो जाएगी, अधिक, क्या हो जाएगी, अधिक। तो इसका आंसर करेक्ट क्या कौन सा हो जाएगा, तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा स्टील, की स्टील की निग्राहिता होती है वो सबसे अधिक होती है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय यामोत्र के लंब तल में एक नती सुई रहेगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको चुनना है। इसके कॉन्सेप्ट भी, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा, आपको डायरेक्ट याद करना है इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर चुन लीजिए।
चुन लिया होगा आपने अपना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, कि अगर लंब तल में चुंबकीय आमुद्री कोई सुई रखी जाती है तो वो कैसे दिखाई देगी, ऊर्ध्वाधर दिखाई देगी। तो 143 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। भौतिक राशि और उसका मात्रक के बारे में सत्य कथन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे अपन को। एक पहले दे रखा है भौतिक राशि और फिर उसका मात्रक दे रखा अपन को। तो कौन सा गलत है ऐसे पूछ रहा है अपन को। तो ए ऑप्शन दे रखा हमारा चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हेनरी, बिल्कुल गलत है। हेनरी किसका मात्रक बताओ, किसका मात्रक बताओ, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी करो कमेंट। हेनरी किसका मात्रक होता है। 12th की फिजिक्स में आपने 9th चैप्टर पढ़ा होगा। कौन सा 9th चैप्टर, तो उसमें पढ़ा होगा प्रेरकत्व। क्या पढ़ा होगा, प्रेरकत्व। क्या पढ़ा आपने, प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व क्या होता है कि अगर समान कुंडली से समान कुंडली में कोई धारा बनती है तो उसको तो क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरकत्व है। और किसी दूसरी कुंडली से किसी दूसरी अलग कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, अनोन्य प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या होता है प्रेरकत्व का मात्रक अपना, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है हमारा एम्पियर पर मीटर। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 144 का ए, कि ए हमारा रॉन्ग है, यानी कि असत्य कथन यहाँ पे। तो बी ऑप्शन देखते हैं हमारा पहले। अगर आप बी ऑप्शन देखते हैं अपना, बी ऑप्शन है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड, बिल्कुल। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर भी होता है और ओरस्टेड भी होते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल दे दे और उसका ऑप्शन अपन को एसआई में निकालना, तो एक ओरस्टेड, यानी कि एक ओरस्टेड होता है वो 1000 अपॉन में 4 पाई, 1000 अपॉन में, यहाँ पे लिख नहीं पाया, 1000 अपॉन में क्या होगा, सॉरी एक बार इधर लिख देता हूँ मैं आपके। एक ओरस्टेड इक्वल टू क्या होता है, 1000 अपॉन 4 पाई एम्पियर पर मीटर के इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1000 अपॉन में 4 पाई। एक ओरस्टेड, सॉरी यहाँ पे एक ओरस्टेड 1000 अपॉन में 4 पाई एम्पियर पर मीटर के इक्वल टू होता है। इसको अपन साधारणतः 80 एम्पियर पर मीटर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 80 एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हमारे ओरस्टेड भी हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो बिल्कुल सभी जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर सही है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक भी बिल्कुल गॉस सही है हमारा। तो ए ऑप्शन 144 का आंसर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर नमन कोण। तो अपना आंसर चुनिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे इसका आंसर करेक्ट देने चाहिए। सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ साथ क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, ध्रुव पर नमन कोण। अगर भूमध्य रेखा पर 0 तो ध्रुव पर क्या हो जाएगा, 90। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर दिया गया है, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। जिन बच्चों ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी गलत किया है, उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। नहीं तो बच्चों आप कभी भी, अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए तो आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम करेक्ट करने में भी बहुत पीछे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मेरिनर कंपास दर्शाता है। तो मेरिनर कंपास हमारा क्या दर्शाता है, चुंबकीय दिशा। क्या दर्शाता है, चुंबकीय दिशा। डायरेक्ट याद करिए इस क्वेश्चन को आप। तो मेरिनर कंपास को क्या दर्शाता है, चुंबकीय दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काटती हैं। 148 नंबर क्वेश्चन हमारा। आप आंसर चुनिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो डी ऑप्शन कहीं नहीं, यानी कि किसी बिंदु पर भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय इन पदार्थों का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है आपकी। इनका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इनकी लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। आप एक पेज में अपन इन पदार्थों की अलग अलग लिस्ट बना ली और उनको ट्रिक के साथ याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी ट्रिक भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। 149 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ये ऑप्शन, कि अनुचुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है, 149 ए अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आपको इनको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, लेकिन 150 का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ए ऑप्शन। जो फास्फोरस है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। हमारा चुंबक का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत का, विद्युत से संबंधित,
कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी खोज की थी हर्ट्ज ने। लेकिन हर्ट्ज तो हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है अपन को होलवांग्स, प्लांक, आर्किमिडीज, न्यूटन। जब आपको ऑप्शन में हर्ट्ज नहीं दे रखा हो तो आपको ऑप्शन क्या चुनना है, अपन को होलवांग्स, क्योंकि होलवांग्स ने भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान की थी। लेकिन हर्ट्ज ने टोटल प्रकाश विद्युत प्रभाव उसकी खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने। अगर आपको होलवांग्स और हर्ट्ज दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप कौन सा चुनेंगे, हर्ट्ज चुनेंगे। जब होलवांग्स और हर्ट्ज दोनों दिया हुआ है तो कौन सा चुनेंगे, हर्ट्ज चुनेंगे। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या है। तो जो ट्यूबलाइट है उसमें चौक लगाने का उद्देश्य हमारा होता है धारा को घटाना। और धारा को कैसे घटाते, बिना किसी ऊर्जा में हानि किए। चौक क्या कार्य करता है, बिना ऊर्जा में हानि किए धारा का मान घटाता चौक। बिना ऊर्जा में हानि किए चौक। वैसे धारा तो वैसे नॉर्मली किसी भी उपकरण से घटा सकते, लेकिन बिना ऊर्जा हानि के किसके द्वारा घटाते हैं, चौक द्वारा। चौक का एक क्वेश्चन साधारणतः भी पूछा जाता है, चौक क्या होता है, RL परिपथ होता है ना हमारा, उसको ही चौक बोलते हैं। और इसमें से पूछा जा सकता है कि चौक में क्या होता है। ऐसे ऑप्शन दे देगा R कम L अधिक R, दोनों बराबर, दोनों कम L अधिक R कम। तो इसका आंसर क्या होगा, जो चौक कुंडली होती है उसमें R की वैल्यू तो क्या होती है, कम होती है। R की वैल्यू तो क्या कम होती है और L की वैल्यू क्या होती है, अधिक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि RL जो चौक कुंडली या चौक होता है उसमें कौन सी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। तो जो R है उसकी वैल्यू कम होती है, L की वैल्यू अधिक होती है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है RL परिपथ चौक का। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है। तो जो ट्यूबलाइट है, आप अपना आंसर सुनिए, पहले 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने चुन लिया होगा। तो ट्यूबलाइट के कार्य करने के सिद्धांत क्या है हमारा, ट्यूबलाइट गैसों की विद्युत विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर गैसें भरी होती हैं, उनका विसर्जन करती है, इसी कारण ट्यूबलाइट चमकती है। यानी ट्यूबलाइट हमें लाइट प्रदान करती है। तो ट्यूबलाइट का आंसर क्या हो जाएगा इसका, गैसों का विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों के युग्म में कौन सा गलत है। यानी उपकरण दे रखे हैं, उनका सिद्धांत दे रखा है कि बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बिल्कुल सही आंसर है कि विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो में भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा गैल्वेनोमीटर धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये बिल्कुल गलत है हमारा। गैल्वेनोमीटर विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 154 का सी। और डी ऑप्शन दे देगा हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 154 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि दो तार समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार एक दूसरे को, अगर दो तार हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और अगर उनमें धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वैज्ञानिकों उनकी कार्य क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है, वही दे रखा है। पहले तो उनका कार्य क्षेत्र दे रखा है, उनके वैज्ञानिक का नाम दे रखा है कि किस चीज़ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमारा विद्युत क्षेत्र की क्यूरी, बिल्कुल क्यूरी ने विद्युत क्षेत्र की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज भी क्यूरी ने की थी और विद्युत क्षेत्र की खोज भी क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट हमारा बी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फेराडे, बिल्कुल सही है हमारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फेराडा ने की थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। सी ऑप्शन हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, बिल्कुल जूल। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी, जूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ताप फ्लेमिंग, बिल्कुल गलत है ये। विद्युत ताप की खोज किसने की थी, केल्विन ने। किसने की थी, केल्विन। विद्युत ताप की इसने बताया था, केल्विन ने। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा, 156 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नगर पालिका सड़कों की रोशनियों का सृजन करती है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर चुनिए। पहले 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। वैसे अगर आंसर आता तो 1 सेकंड से बहुत कम लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। हमारे घरों में भी समांतर क्रम होता है और नगर पालिका जो लाइटें लगाती है उनमें भी समांतर क्रम होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक लाइट ख़राब हो जाए तो बाकी लाइटों पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में उनको संयोजित किया जाए तो एक लाइट ख़राब होने पर सभी सड़क की लाइटें ख़राब हो जाएंगी। इसी कारण समांतर क्रम में जो नगर पालिका है समांतर क्रम में लाइटों का संयोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये भी।
कि कितनी वोल्टेज पर घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो घरों में विद्युत आपूर्ति कौन से भी की जाती है, 220 वोल्ट पे कैसे की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पे। मैं ये मानता हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत साधारण, वैसे क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ छिपा है, कुछ चीज़ दी नहीं है अपन को, वो इस क्वेश्चन में छिपी हुई है कि क्योंकि अपने घरों में पूछ रहा है ये साधारणतः, यानी समांतर क्रम में हमारे घरों में संयोजन कैसे होता है, समांतर क्रम में। तो अपन को समांतर क्रम में पूछ रहा है कि समांतर क्रम में ये 4 वाट के बल्ब दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अधिक चमकेगा। तो समांतर क्रम में क्या होगा, 100 वाट वाला है, जिसकी शक्ति अधिक होगी वही अधिक चमकेगा समांतर क्रम में। लेकिन ऑप्शन में अपन को श्रेणी क्रम दे दे, क्या दे दे, श्रेणी क्रम, कि 4 बल्ब हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनकी शक्ति ये है, तो कौन सी शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकेगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो कम शक्ति वाला बल्ब है ना वो अधिक चमकता है, यानी कि श्रेणी क्रम में 40 वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम में 40 वाट वाला, और समांतर क्रम में जिसकी शक्ति अधिक होगी ना वही अधिक चमकेगा। समझ गए ना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निहायत ही आप लोग निहायत ही सही करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। क्या, विद्युत प्रतिरोध बोल तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, क्या पहुंच रहा है अपन को, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, चांदी। क्या, चांदी हमारी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। और इनका क्रम पूछे अपन को तो चांदी सबसे अधिक होगी, फर्स्ट नंबर पे चांदी हो जाएगी, सेकंड नंबर पे तांबा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम हो जाएगा, और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, लोहा। तो सबसे अधिक चांदी, चांदी से कम तांबा, तांबा से कम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से कम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश में बिजली चमकने के कारण क्या है। यानी कि जो आकाश में बिजली चमकती है, ताड़ी चालक बोलते हैं जिसको अपन, उसका कारण क्या है। तो आपको 10 सेकंड दिया जाता है, पहले 10 सेकंड दिया जाता है, आप अपना आंसर चुनिए। तो आपने चुन लिया होगा अपना आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 162 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कि आकाश में जो बिजली चमकती है उसका कारण क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जित होती है, जिसके कारण अपन को जो विद्युत विसर्जित होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो ए ऑप्शन हमारे इस आंसर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से किसका विशिष्ट आवेश उच्चतम होता है। अगर आवेश की बात करें, सीधे से नॉर्मल तो आवेश की बात करें तो आवेश किसका होता है, एल्फा कण का अधिक होता है। एल्फा कण का आवेश क्या होता है, एल्फा कण का आवेश क्या होता है, 2e होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, दुगुना। लेकिन अगर विशिष्ट आवेश की बात करें, विशिष्ट आवेश की बात करें तो विशिष्ट आवेश का उच्चतम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे अगर आवेश देखते हैं क्या करेंगे, एल्फा कण करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, एल्फा कण। लेकिन विशिष्ट आवेश की बात करें तो विशिष्ट आवेश अधिकतम किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में निम्न में से किसके कारण फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार का प्रयोग हम घरों में क्यों करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन है, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, बिल्कुल नहीं करते इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य स्विच का काम करने के लिए, इसके लिए नहीं करते। लघु परिपथ, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज का यूज क्यों करते हैं, लघु परिपथ, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज तार गल जाएगा, यानी उसकी गलनांक कम होता है फ्यूज तार का, तो गल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने पर जो घरों में स्विच है उनकी हानि नहीं होगी, यानी कि स्विच बलेंगे नहीं। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यदि दो सेलों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है, उनका कुल विभवांतर, सेलों की बात कर रहा है, अगर श्रेणीक्रम में संयोजित करें तो उनका कुल विभवांतर क्या होगा, सभी सेलों के विभवांतर क्या होगा, योग के बराबर, यानी प्रत्येक सेल के विभवांतर के योग के बराबर होगा। जैसे अगर E1 है, ए का E2 है, ए का E3 है, तो कुल विभवांतर बोल दो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। टोटल ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन अगर n सेल दिए हुए हैं आपको, n सेल दिए हुए और प्रत्येक का क्या है, e है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू ई। लेकिन अगर समांतर क्रम दे दें तो समांतर क्रम में क्या e का e रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर में कोई चयन नहीं होता है। अगर यहाँ पे समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम दिया हुआ होता तो क्या होता, चाहे कितने सेल संयोजित करते हैं उनका विद्युत भागफल क्या रहेगा, उनका विद्युत भागफल क्या रहेगा, e रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने वीडियो शुरू में बताया था कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो सरप्राइज़ ये है कि कल से डेली सुबह 9 बजे 10 क्वेश्चंस की एक क्विज़ शुरू करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो फिजिक्स की क्विज़ होगी उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन डेली 8 बजे आ जाएगी। आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लास्ट में आपने 10 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हो, उनका भी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और
कितने नंबर आए आपके, उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपने 165 तक क्वेश्चन करा लिए अपने, उनका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपने आज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आंसर आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स को। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।